ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। आग्नेय आगद के इस एक्शन से सब एकदम से हैरान रह गए। इधर आग्नेय जो माया की आंखों में देख रहा था, माया के हाथ को किसी और के हाथ में देख उसका चेहरा एकदम से डार्क हो गया। दूसरे ही पल आग्नेय ने सर घुमा अपने बगल में माया का हाथ पकड़े खड़े आगद को देखा, जो मुस्कुराते हुए माया को देख रहा था। इधर माया का चेहरा भी एकदम से काला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर जो अब तक हल्की सी स्माइल थी वो आगद को देखकर एकदम से गायब हो गई। आगद मुस्कुराते हुए माया को देख रहा था और इधर सब हैरानी से आगद को देख रहे थे, लेकिन आगद को कहा किसी के देखने से फर्क पड़ने वाला था जो अभी पड़ता। आगद खुश था। माया के हाथ को अपने हाथ में देखकर उसने हल्का सा सर टेढ़ा कर आग्नेय की तरफ देखा और उसे देख वो तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी वो स्माइल आग्नेय का मजाक उड़ा रही थी। आग्नेय ने एक नजर चारों तरफ देखा, सब उन्हें ही देख रहे थे। स्पॉटलाइट के सेंटर में माया खड़ी थी और आग्नेय और आगद स्पॉटलाइट के आगे खड़े थे, जिस वजह से वे सबको अच्छे से नजर आ रहे थे। आग्नेय ने एक गहरी सांस लेकर आगद की तरफ देखा और दूसरे ही पल उसने माया की कमर में अपना एक हाथ डाल झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। माया जो स्टेयर पर खड़ी हुई थी, अचानक आग्नेय के खींचने से वो एकदम से उस पर झुक गई और उसने तुरंत अपना एक हाथ आग्नेय के कंधे पर रख उसे कस के पकड़ लिया। माया का एक हाथ अभी भी आगद के हाथ में था। वो हैरानी और गुस्से से आग्नेय को देख रहा था, जिसकी नजरें अभी माया के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। माया और आग्नेय के फेस इस वक्त बेहद नजदीक थे, इतने कि उन दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी और माया की गर्म सांसें आग्नेय के चेहरे पर पड़ रही थी। वे दोनों खोए हुए से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन तभी आग्नेय ने हल्का सा सर टेढ़ा कर पीछे खड़े आगद को देखा और उसे देख उसके होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। तभी आग्नेय ने झटके से माया का हाथ आगद के हाथ से खींचकर अपने हाथ में ले लिया और अगले ही पल वो माया को देखकर मुस्कुरा कर बोला, हैप्पी बर्थडे माय जान। ये बोलते हुए उसने हल्के से अपने होंठों से माया के फोरहेड को चूम लिया। उसकी इस हरकत पर माया की पकड़ उसके कंधे पर कस गई और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। अचानक ही माया के होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई, जो एकदम से प्योर थी। माया की वो स्माइल देखकर आग्नेय के लब भी हल्के से मुस्कुरा उठे। उसने माया की कमर पर से अपना हाथ हटाया। उसके हाथ हटाते ही माया के पैर फ्लो पर आ गए और वो तुरंत सीधा खड़ी हो गई। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। इधर आगद गुस्से से लाल पिला हुआ आग्नेय को देख रहा था। उसका मन अभी आग्नेय का खून करने का कर रहा था, पर अफसोस वो ये चाहकर भी नहीं कर सकता था। हॉल में खड़े सब लोगों की नजरें माया और आग्नेय पर टिकी हुई थी। कुछ लोग उन दोनों के साथ में देखकर खुश थे तो कुछ गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। कुछ यंग लड़के लड़कियां उन्हें देखकर जेलस फील कर रहे थे। दिया अपने हाथों की कस के मुठिया बंद किए खड़ी गुस्से और नफरत से माया को देख रही थी। माया को आग्नेय के साथ खड़ा देखना उसके बर्दाश्त के बाहर था। दिया आगद को सबसे बेस्ट समझती थी, क्योंकि आज से पहले उसने कभी आग्नेय को नहीं देखा था, लेकिन अभी आग्नेय को देखकर आगद उसे आग्नेय के नाखून के बराबर भी नहीं लग रहा था। आग्नेय की जो पर्सनैलिटी थी वो उसे आगद से अलग बना रही थी, इनफैक्ट बहुत अलग बना रही थी। आग्नेय का ऑरा, उसकी रिस्पेक्ट, लोगों का उसे देखना का नजरिया, सब कुछ बहुत अलग था, जो आगद से कहीं आगे का था। आग्नेय ने नजरें नीचे कर माया को देखा और फिर धीरे से उसके चेहरे पर फूंक मारकर बोला, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है एंड आई एम श्योर वो सरप्राइज तुम्हें पसंद आएगा। मैं किसी को सरप्राइज देता नहीं हूँ और जिसे देता हूँ वो बहुत खास होता है मेरे लिए। सो माय क्यूट लिटिल बेबी, बहुत खास हो तुम मेरे लिए। बाकी की बातें बाद में करेंगे, मतलब अकेले में करेंगे। बहुत कुछ कहना है आज रात तुमसे, लेकिन उससे पहले किसी को सबक भी सिखाना है। ये बोलते हुए उसकी तिरछी नजरें एक पल के आगद पर ठहरी और फिर वो वापस माया की आंखों में देखने लगा। उसकी बात सुनकर माया हल्की सी आगे बढ़ी और उसके कान के पास ठहरकर धीमी सी आवाज में बोली, हम कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है तुम्हें, लेकिन अकेले में। रात 10 बजे मिलते हैं खुराना मैंशन के टेरेस पर।
ये बोलते हुए उसने हल्के से आग्नेय के कान पर किस किया और फिर उसके होठ आग्नेय की नेक के मिड पॉइंट पर आकर ठहर गए। माया ने हल्का सा सर टेढ़ा कर आग्नेय को देखा जो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांसें ले रहा था। माया के होंठों की छुअन खुद के शरीर पर महसूस करके ही आग्नेय की सांसें गहरी हो गई थी। आग्नेय का ऐसा रिएक्शन देखकर माया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने हल्का सा अपना सर झुकाया और अपने होंठों से आग्नेय की नेक को चूम लिया। उसकी इस हरकत पर आग्नेय ने तुरंत उसकी कमर को पकड़ना चाह पर वो ऐसा कर पाता इससे पहले ही माया तुरंत पीछे हट गई। आग्नेय ने तुरंत अपनी आंखें खोल माया को देखा जो उसे देख तिरछा मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी अचानक आग्नेय की नजरें अपनी नेक पर आकर ठहर गई जहां माया के होंठों का लिपस्टिक का निशान बना हुआ था, जिसे देखते हुए अचानक ही आग्नेय के होंठों पर सिडक्टिव स्माइल आ गई। माया ने कुछ पल आग्नेय को देखा और फिर वो मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ चली गई। अब तक सारी लाइट ऑन हो चुकी थी, सबकी नजरें बस माया पर टिकी हुई थी। इधर आगद ने कुछ पल गुस्से से आग्नेय को देखा, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो हल्का सा आगे बढ़ आग्नेय के करीब आया और उसे देखते हुए सार्कास्टिकली बोला, आग्नेय वालिया मानना पड़ेगा, बहुत जल्द लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हो, कोई ट्रिक है तो मुझे भी बता दो वो क्या है ना, मुझे भी किसी को अपने बेड तक लेकर आना है। ये बोलते हुए उसने सर घुमा माया की तरफ देखा और माया को देखते हुए उसके फेस पर गंदी सी स्माइल आ गई। इधर उसकी बात सुनकर और उसकी नजरों को देखकर आग्नेय का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां कस के बंद कर ली। आग्नेय ने चारों तरफ देखा, कुछ लोग उन्हें ही देख रहे थे। लोगों के वहां होने की वजह से आग्नेय ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था वहां, क्योंकि लोगों के सामने उसकी एक रिस्पेक्ट थी और वो किसी भी एरे गहरे के लिए अपनी उस रिस्पेक्ट को कम नहीं होने देने वाला था। आग्नेय को इस वक्त अगद पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसने अगद की तरफ देखा और गुस्से से दांत पिसकर बोला, बहुत जल्द पता चल जाएगी तुम्हें कि मैं कौन सी ट्रिक यूज करता हूं, पर अफसोस उस ट्रिक को आजमाने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ अगद की कॉलर पर रखे और हल्के से उसकी कॉलर को झाड़ते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। आग्नेय ने कुछ पल अगद को देखा और अगले ही पल उसने अगद के कॉलर को छोड़ दिया और वो गुस्से में कहीं जा रहा था कि तभी वो एकदम से माया से टकरा गया। सामने खड़ी माया के कदम हल्के लड़खड़ा गए, पर जल्द ही उसने खुद को संभाल सामने खड़े आग्नेय को देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। आग्नेय का चेहरा अभी भी गुस्से से कांप रहा था। आग्नेय के फेस एक्सप्रेशन देखकर माया धीमी सी आवाज में बोली, ये तुम्हारे एक्सप्रेशन। वो अभी बोल ही नहीं थी कि तभी आग्नेय ने उसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब खींच लिया और ठीक उसी वक्त लाइट ऑफ हो गई। आसपास कई सारे कपल्स थे जो हल्का हल्का डांस कर रहे थे। माया के दोनों हाथ आग्नेय के कंधों पर आ गए और उसने तुरंत सर उठा आग्नेय को देखते हुए कहा, मिस्टर व्हाटएवर क्या कर रहे हो? उसका सवाल सुनकर आग्नेय एकदम से मुस्कुरा कर बोला, डांस माय लिटिल बेबी। ये सुनते ही माया उसे घूरते हुए बोली, व्हाट द हेल, तुमने फिर से मुझे लिटिल बेबी बोला? तभी आग्नेय बीच में बोला, तुमने भी तो कौन सा मुझे मेरे नाम से बुलाया है, मतलब तुम्हारा अच्छा है सामने वाले को जो चाहे बुलाओ, लेकिन जब सामने वाला तुम्हें कुछ निक नेम देता है तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है। बोलकर अगले ही पल उसने माया को झटके से घुमाया। माया की पीठ आग्नेय के सीने से लग गई। मत आजमा रे, फिर से बुला रे, अपना बना ले, हूँ बेकरार, तुझको ही चाहा, दिल है ये करता आ, बेतहाशा तुझसे ही प्यार। गाना शुरू हो चुका था और गाने की लाइन सुनते ही माया ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। वो इंडियन सॉन्ग था। वही आग्नेय ने उसके दोनों कंधों से होते हुए अपनी फिंगर टिप्स से सीधे उसके हाथ को हल्का हल्का छूना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आग्नेय के दोनों हाथ नीचे माया की कलाइयों तक पहुंच चुके थे। उसने माया के हाथों को पूरी तरीके से अपने हाथों में भर लिया और उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविंट करते हुए उसने झटके से माया को वापस अपनी तरफ घुमाया। हसरतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार यार की करो, चाहते बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। माया के नजरें एकदम से आग्नेय की नजरों से जा मिली। इस वक्त आग्नेय ने माया के दोनों हाथ अपने गले पर रखे हुए थे। उसने हल्का सा सर झुकाया और माया के हाथ पर अपनी नोज रब करते हुए वो उसके कंधे तक आ पहुंचा। माया ने हल्की सी अपनी आंखें बंद कर ली और वो धीमी सी आवाज में बोली, आग्नेय।
इधर आग्नेय जो माया के कंधे पर झुका हुआ था, माया के मुंह से अपना नाम सुनकर उसने तुरंत अपना सर उठा उसकी तरफ देखा, जो अब अपनी आंखें खोल उसे ही देख रही थी। माया के मुंह से खुद का नाम सुनकर आग्नेय के दिल में एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा फील होने लगा, जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन वो फीलिंग बेहद खूबसूरत थी जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। आग्नेय के फेस एक्सप्रेशन देखकर माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। इधर आग्नेय जिसकी नजरें माया के चेहरे पर टिकी हुई थी, माया की वो स्माइल देख उसकी आंखें छोटी हो गई और अगले ही पल उसने माया के बालों को पीछे किया और उसके कंधे पर हल्के से किस करके उसने माया को अपने बेहद करीब खींच लिया। आग्नेय के होंठों ने जैसे ही माया की नेक को छुआ, अचानक ही माया का दिल जोरों से धक धक करने लगा और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। आग्नेय का टच करना उसे बुरा नहीं लगता था और नहीं लग रहा था, लेकिन वो जिस तरह उसे टच कर रहा था उससे माया का रोम रोम सिहर रहा था। आग्नेय की छुअन से माया को बहुत अजीब फील होता था, जो पहले शायद किसी के छूने से फील नहीं हुआ। इनफैक्ट माया ने कभी किसी लड़के को इतने करीब आने का मौका ही नहीं दिया। आग्नेय पहला लड़का था जिसमें उसे टच किया था, उसे किस किया था। हम जार जार रोते हैं, खुद से खफा भी होते हैं, हम ये पहले क्यों ना समझे, तुम फक्त मेरे। ना चाहते हुए भी माया ने हल्का सा अपना सर टेढ़ा कर लिया, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। आग्नेय अभी भी माया की नेक पर हल्के हल्के सी किस कर रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद आग्नेय हल्का सा पीछे हटा और उसने माया के चेहरे की तरफ देखा और अगले ही पल उसने बिना कुछ बोले माया को एक बार फिर से घुमाया। इस बार उसने माया का हाथ अपने सीने पर रख दिया था। आग्नेय का दिल भी जोरों से धड़क रहा था, जिससे माया भी उसके दिल की धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी। दिल का करार खोते हैं, कहाँ चैन से भी सोते हैं, हमने दिल में क्यों बिछाए शक ये गहरे। माया ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर आग्नेय को देखा और धीरे से बोली, क्या कर रहे हो तुम। आग्नेय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डांस। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया और अगले ही पल उसने माया के पेट पर अपना हाथ रख उसकी नेवल को अपनी उंगलियों से छूते हुए कुछ पैटर्न बनाने लगा। स्टेज पर हल्की डिम लाइट में थी, जिस वजह से किसी को भी कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी माया ने आग्नेय का हाथ पकड़कर उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, इसे डांस नहीं, इसे कुछ और कहते हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम। ये बोलते हुए उसकी सांसें हद से ज्यादा गहरी हो रखी थी। आग्नेय उसे अपने बेहद करीब खींचकर बोला, मजबूर मत करो लिटिल बेबी, अगर मैं बताने आऊंगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ माया की लोअर बैक पर रखा और फिर उसकी फिंगर टिप्स धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। हसरतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार यार की करो, चाहते बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। माया कुछ समझ पाती उससे पहले ही आग्नेय ने उसे हल्का सा लिफ्ट किया और माया के एक घुटने के नीचे अपना हाथ रखकर उसका एक पैर थोड़ा सा और ऊपर उठाया और वो उसे लेकर वैसे ही घूमने लगा। माया ने कसकर आग्नेय की कॉलर को पकड़ा हुआ था और वो सर झुकाए उसकी आंखों में देख रही थी। उन दोनों का आई कांटेक्ट टूटने को तैयार नहीं था। तेरे ही ख्वाब देखना, तेरी ही राह ताकना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर वफा। आग्नेय ने धीरे से माया को नीचे उतार दिया। जमीन पर पैर रखते ही माया के पैर हल्के से लड़खड़ा गए, पर आग्नेय की पकड़ उसके कमर पर इतनी मजबूत थी कि वो गिर नहीं पाए। आग्नेय ने अपना सर हल्का सा और झुका लिया, जिस वजह से उनकी नाक आपस में टच हो रही थी और उनकी सांसें आपस में मिल रही थी। उनका आई कांटेक्ट अभी भी ब्रेक नहीं हुआ था। तेरी ही बात सोचना, तेरी ही याद ओढ़ना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर दुआ। आग्नेय हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे उसने अपने कदम पीछे ले लिए। माया अभी भी वहीं पर खड़ी थी। माया का एक हाथ आग्नेय के हाथ में था। आग्नेय उसकी आंखों में देखते हुए आगे के लिरिक्स गुनगुनाया, तेरा ही साथ मांगना, तेरी ही बाह थामना, मुझे जाना नहीं कहीं तेरे बिना। आग्नेय ने झटके से माया को अपनी तरफ खींच लिया। माया का वो हाथ जो आग्नेय ने पकड़ा हुआ था, उस हाथ को माया की लोअर बैक से लगाया और अब उन दोनों के सीना आपस में टकरा रहे थे। आग्नेय ने माया के सर से अपना सर जोड़ा और बस वो उसकी आंखों में देखते हुए एक बार फिर से आगे के लिरिक्स गुनगुनाया, मुझसे फिर ना रूठना, कभी कहीं ना छूटना, मेरा कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा। माया अभी भी आग्नेय की आंखों में देख रही थी। आग्नेय जो कर रहा था वो उसे करने दे रही थी, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। आग्नेय ने माया का हाथ छोड़ा और उसने अपने दोनों हाथों से उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। हसरतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार यार की करो,
चाहते बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। गाना खत्म हो चुका था। माया और आग्नेय अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आग्नेय अचानक से मुस्कुरा कर बोला, आई लाइक इट। माया कुछ समझ पाती उससे पहले ही आग्नेय ने उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। माया हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। आग्नेय ने उसे ज्यादा देर किस नहीं की, वो बस 1 मिनट की किस करके उससे दूर हो गया और उसने सीधे एक तरफ देखा जहां आगद स्टेज से नीचे खड़ा गुस्से से उसे ही देख रहा था। आगद ने अपने हाथों की कस के मुठियां बंद की हुई थी और उसकी नजरें बस आग्नेय को देख रही थी। आग्नेय का माया के करीब जाना, उसे टच करना आगद को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों पर आगद अभी आग्नेय की जगह खुद को चाहता था। क्या आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इसी तरह हम आगे भी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। इन तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। माया हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। आग्नेय ने उसे ज्यादा देर किस नहीं की, वो बस 1 मिनट की किस करके उससे दूर हो गया और उसने सीधे एक तरफ देखा जहां आगद स्टेज से नीचे खड़ा गुस्से से उसे ही देख रहा था। आगद ने अपने हाथों की कस के मुठियां बंद की हुई थी और उसकी नजरें बस आग्नेय को देख रही थी। आग्नेय का माया के करीब जाना, उसे टच करना आगद को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों पर आगद अभी आग्नेय की जगह खुद को चाहता था। आगद का चेहरा देखकर आग्नेय के फेस पर टेडी स्माइल आ गई। उसने आगद को इग्नोर किया और फिर माया की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ मैं आता हूँ। बोलकर वो बिना माया का जवाब सुने सीधे एक तरफ चला गया। माया वही खड़ी बस उसे जाते देखती रह गई। अगर जाना है तो मुझे क्यों बोल कर गया है? इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं हो मिस्टर आग्नेय वालिया तुम मेरे लिए। माया ने आग्नेय जिस तरफ गया था उस तरफ देखते हुए धीमी सी आवाज में खुद से कहा और फिर वो भी सीधा स्टेज से नीचे उतर एक तरफ चली गई। इधर रिवांशी की नजरें बस लक्ष्य को देख रही थी, जिसने अभी तक उसकी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा था। रिवांशी ने एक नजर अपने पास खड़े लड़के को देखा और अगले ही पल उसका हाथ अपने हाथ में थमाते हुए बोली, एक डांस तो हमारा भी बनता है मिस्टर जावेद सोलंकी। ये बोलते हुए वो जावेद को देख रही थी। उसकी बात सुनकर जावेद ने तुरंत उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, डांस क्या? मैं तो तुम्हारा हर हुक्म मानने को तैयार हूँ, बस तुम एक बार मेरे साथ आ जाओ। मतलब अगर लक्ष्य तुम्हें पसंद नहीं करता है तो एक चांस मुझे दे सकती हो। ये बंदा हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहेगा। ये बोलते हुए वो रिवांशी की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब से इमोशन आकर गुजर गए जिन्हें रिवांशी नहीं समझ पाई थी। रिवांशी धीमी सी आवाज में बोली, क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम मेरा वेट क्यों करेंगे जबकि तुम्हारी तो ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है? एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जिस लड़की के साथ एंगेजमेंट की है तुम उसे धोखा दे रहे हो? तभी जावेद बीच में बोला, जस्ट शट अप रिवांशी। कितने सालों से जानती हो तुम मुझे, फिर भी आज तक मुझे नहीं समझ पाए। लड़कियों की इज्जत करना आता है मुझे और उनके दिल इमोशन के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है मुझे। मेरे दिल में चाहे जो हो, पर जो बंदी मेरे साथ शादी करेगी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। मैं हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा एंड आई विल ट्राई कि मेरी वजह से वो कभी हर्ट ना हो। अब चलो, वरना कहीं तुम्हारा डांस देखने के लिए तुम्हारा बंदा यहाँ हो ही ना, मतलब वो कहीं और चला जाए। इससे पहले चलो डांस करने। ये बोलते हुए वो रिवांशी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ स्टेज पर ले गया। रिवांशी जावेद के साथ चलते हुए बस उसे ही देख रही थी। तभी अचानक जावेद ने उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे रिवांशी अपने होश में आई और उसने तुरंत चारों तरफ देखा। स्टेज पर उसके और जावेद के अलावा कोई नहीं था और इतनी देर जो डिम लाइट स्टेज पर थी वो बंद हो गई और अब एक स्पॉटलाइट उस पर और जावेद पर पड़ रही थी, जिससे नीचे खड़े लोगों का वे दोनों कुछ देर के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले थे। इधर लक्ष्य जो अपने कुछ फ्रेंड के साथ खड़ा बातें कर रहा था, तभी उसके सारे फ्रेंड्स ने उसकी बातों का रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। लक्ष्य ने सर उठा अपने सारे फ्रेंड्स को देखा जो एक टक स्टेज पर खड़े जावेद और रिवांशी को देख रहे थे। सबको एक तरफ देखता देख लक्ष्य ने भी उनकी नजरों का पीछा कर स्टेज की तरफ देखा और सामने खड़ी रिवांशी को देखते ही उसकी नजरें उसी पर ठहर गई। रिवांशी की नजरें भी एकदम से लक्ष्य की नजरों से जा मिली। दोनों की नजरें आपस में मिलते ही दोनों का दिल एक बार तेजी से धड़क उठा। रिवांशी के दिल में पहले से ही लक्ष्य के लिए फीलिंग थी, लेकिन अभी लक्ष्य के दिल में भी रिवांशी को देखकर प्यार की घंटियां बजने लग गई थी।
तभी रिवांशी एकदम से जावेद की तरफ पलटी और उसका हाथ अपनी कमर पर रख वो उसके बेहद करीब खड़ी हो गई। तभी सॉन्ग शुरू हुआ। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। गुनगुनाते हुए रिवांशी अपनी उंगलियों को जावेद के गाल पर फेरते हुए उसके कंधे से होते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। जावेद का एक हाथ रिवांशी की कमर पर था और दूसरा रिवांशी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। एक लड़का और एक लड़की की ये कहानी है, नहीं दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। ये बोलते हुए रिवांशी हल्की सी जावेद से दूर हुई और उसके पीछे जाकर उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखकर अपना दूसरा हाथ हल्का सा ऊपर की तरफ उठा अपनी आंखें बंद कर ली। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। ये गुनगुनाते हुए जावेद रिवांशी की तरफ पलटा और उसे एकदम से कमर से पकड़ लिफ्ट किया। रिवांशी की पीठ जावेद के सीने से आ लगी। जावेद ने अपने दोनों हाथ रिवांशी की पेट पर रखते हुए वो सामने की तरफ पलटा और फिर फुट स्टेप मिलाते हुए वे दोनों आगे का डांस करने लगे। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। जावेद ने रिवांशी के बालों को उसके कंधे से साइड किया और अगले ही पल वो उसके कंधे पर झुकने लगा। उसकी गर्म सांसें रिवांशी को अपनी नेक पर साफ महसूस हो रही थी। रिवांशी ने कस के अपनी मुठियां बंद कर ली। जावेद सिर्फ रिवांशी की नेक पर झुका हुआ था, उसके होंठ रिवांशी की नेक को टच नहीं कर रहे थे, पर नीचे खड़े लोगों को देखने में लग रहा था जैसे जावेद रिवांशी को किस कर रहा है। उन दोनों का डांस रोमांटिक कपल की तरह था, जिसे देखकर नीचे खड़े लोग उन दोनों के नाम की जोर से हूटिंग करने लगे थे। इधर लक्ष्य अपनी लाल आंखों से जावेद को देख रहा था। उसकी नजरें जावेद पर ऐसी थी जैसे जावेद उसका शिकार हो। लक्ष्य की नजरें बार बार जावेद के हाथों पर जा रही थी जो इस वक्त रिवांशी के पेट पर थे। लक्ष्य ने गुस्से से अपनी नेक को हल्का सा लेफ्ट राइट साइड घुमाया और अगले ही पल उसने अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा दिए। चैप्टर 50 माया का मौत का खेल। इधर लक्ष्य अपनी लाल आंखों से जावेद को देख रहा था। उसकी नजरें जावेद पर ऐसी थी जैसे जावेद उसका शिकार हो। लक्ष्य की नजरें बार बार जावेद के हाथों पर जा रही थी जो इस वक्त रिवांशी के पेट पर थे। लक्ष्य ने गुस्से से अपनी नेक को हल्का सा लेफ्ट राइट साइड घुमाया और अगले ही पल उसने अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा दिए। लक्ष्य को अपनी तरफ आता देख रिवांशी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। जावेद की नजरें भी हल्की सी उठी हुई थी और वो लक्ष्य को अपनी तरफ आता देख रहा था। स्टेज से नीचे खड़े सारे लोग लक्ष्य को गुस्से से स्टेज की तरफ बढ़ता देख रहे थे। रिवांश जो एक तरफ बैठा अपनी ड्रिंक के शिप लेते हुए रिवांशी को देख रहा था। लक्ष्य को रिवांशी की तरफ जाता देख उसके फेस एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदले, लेकिन फिर उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। इधर लक्ष्य तेज कदमों से स्टेज पर आया और उसने एकदम से रिवांशी का हाथ पकड़ झटके से अपनी तरफ खींच लिया। रिवांशी का सर उसके सीने से आ लगा और उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई। लक्ष्य अपनी लाल आंखों से जावेद को घूर रहा था। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, यूं तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की? अगली बार अगर रिवांशी के आसपास भी भटके ना तो तुम्हारी जान लेने से पहले मेरे हाथ एक बार भी नहीं कान पेंगे। ये बोलते हुए वो गुस्से से उसे देख रहा था। इधर रिवांशी जो लक्ष्य के सीने से लगी खड़ी थी, उसके मुंह से खुद के लिए गर्लफ्रेंड सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने झट से सर उठा लक्ष्य को देखा जो गुस्से में पागल हुए जावेद को घूर रहा था। लक्ष्य की बात सुनकर जावेद के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसे मुस्कुराते देख लक्ष्य की भौं ऊपर की तरफ उठ गई। वो अपनी भौं ऊपर चढ़ाते हुए गुस्से से दांत पिसकर बोला, क्या मैंने तुम्हें कोई जोक सुनाया है जो तुम मुस्कुरा रहे हो, या फिर कोई कॉलगेट का एडवर्टाइजमेंट का शूटिंग सीन चल रहा है जो अपनी बत्ती सी चमका रहे हो? ये सुनते ही जावेद की स्माइल एकदम से गायब हो गई। वो सीरियस होकर बोला, नहीं एड तो नहीं चल रहा है, पर तुम्हें देखकर हंसी आ गई। परवाह है पर दिखाना नहीं। किसी और के करीब देखा नहीं जाता है, लेकिन अपने करीब रहने नहीं देना है। फर्क पड़ता है पर जताना नहीं है। हुक्म चलाना चाहते हो पर हक नहीं देना है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और एक नजर रिवांशी को देख वो स्टेज से नीचे उतर दूसरी तरफ चला गया। इधर लक्ष्य बस उसे जाते देखता रह गया। रिवांशी अभी भी वैसे ही खड़ी लक्ष्य को देख रही थी। इधर रिवांश गुस्से से लक्ष्य को घूर रहा था जो उसी के समाने उसी की बहन को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। तभी रिवांश ने गुस्से से अपना वाइन का ग्लास सामने टेबल पर रखा और खड़ा हो अपने कदम लक्ष्य की तरफ बढ़ा दिए। अभी वो 2 कदम ही चला था तभी उसके सामने माया आकर खड़ी हो गई। रिवांश के चलते कदम रुक गए।
उसने माया की तरफ देखा और दूसरे ही पल उसकी भौं ऊपर की तरफ उठ गई। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मेरे रास्ते में तुम क्या कर रही हो, हटो सामने से। तभी माया बीच में बोली, तुम जिसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हो वो भाई है मेरा, उसके रास्ते से अपने कदम पीछे ले लो, मैं अपने आप साइड हट जाऊंगी। ये बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा लक्ष्य की तरफ देखा जो अब वहां नहीं था। स्टेज पर नहीं लक्ष्य था और नहीं रिवांशी। रिवांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हारे भाई के मैटर में घुसने का कोई शौक नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हारा भाई मेरी बहन के क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। अगर वो मेरी बहन के पास आएगा तो उससे मतलब होगा मुझे, उसके रास्ते में आऊंगा मैं और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। माया सार्कास्टिकली बोली, तुम्हारा भाई मुझे पसंद करता है, अगर तुमने मेरे भाई के रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई को मैं रिजेक्ट कर दूंगी और उसके बाद तुम्हारे भाई की जो हालत होगी वो तुम खुद इमेजिन कर सकते हो। कहीं बेचारा बिजनेसमैन से देवदास ना बन बैठे। ये बोलते हुए उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। उसकी बात सुनकर रिवांश एकदम से हैरान रह गया। वो हैरानी से बोला, व्हाट, आग्नेय भाई तुम्हें पसंद करते हैं, लक्ष्य खुराना की बहन को जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बोलते हुए वो हैरानी से माया को देख रहा था। रिवांश का हैरानी भरा चेहरा देखकर माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए बोली, तुम इतने बेवकूफ दिखते तो नहीं हो जितने असल में हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, अगर किसी इंसान को दूसरे इंसान से अट्रैक्शन होता है, उसके लिए फीलिंग्स आती है, तो वो ये नहीं देखता है कि सामने वाला कौन है, उसका किसके साथ क्या रिलेशन है। ये सब सोचने का काम दिमाग का होता है, न कि दिल का। इसलिए दिल के आगे किसी की नहीं चलती है, नहीं दिमाग की और नहीं खुद इंसान की। ये बोलते हुए वो हल्की सी रिवांश के करीब हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर चाहते हो तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत नहीं हो तो मेरे भाई और अपनी बहन के बीच आने की सोचना भी मत, वरना अंजाम क्या हो सकता है ये तुम खुद सोच सकते हो, इतना दिमाग तो है ही। बोलकर माया तिरछा मुस्कुरा दी। अगले ही पल माया पीछे की तरफ पलटी और वो वहां से दूसरी तरफ चली गई। रिवांश अपनी जगह खड़ा गुस्से से माया को जाते देखता रह गया। वो अपने हाथों की मुठिया कस के बंद करते हुए बोला, माया खुराना, तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक जैसे हो। तुम दोनों को बस लोगों के इमोशन के साथ खेलना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है तुम्हें। बोलकर वो गुस्से से बाहर चला गया। इधर माया दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उसके सामने वीरेन और शालिनी आकर खड़े हो गए, जिससे माया के चलते कदम रुक गए और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों को देखने लगी। वीरेन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अरे माया बेटा, चलो केक कटिंग का टाइम हो गया है, सारे मेहमान तुम्हारे केक कट करने का वेट कर रहे हैं। ये बोलते हुए वे दोनों माया को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी स्माइल के पीछे की छुपी वजह को माया अच्छे से जानती थी। माया केक कटिंग के बाद अभिमान की कंपनी के 50% शेयर दिया के नाम करने वाली थी, जिसके लिए वीरेन और शालिनी उसके केक कट करने के लिए उतावले हो रहे थे। माया ने कुछ पल वीरेन और शालिनी को देखा और फिर मुस्कुरा कर बोली, यस श्योर बड़े मॉम डैड, केक कट करना ही है, लेकिन आपको और बाकी के मेहमानों को केक कटिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट। ये बोलते हुए उसने हल्की सी नजरें उठा सेकंड फ्लोर पर बने वॉशरूम की तरफ देखा, जहां दिया वॉशरूम की तरफ जा रही थी, और फिर वो वापस वीरेन और शालिनी को देखने लगी। माया की बात सुनकर उन दोनों चेहरा एकदम से उतर गया। शालिनी पैनिक करते हुए बोली, क्यों बेटा, वेट क्यों करना है, केक कटिंग का टाइम हो गया है। तभी माया बीच में बोला, वो एक्चुअली छोटी मॉम, मुझे वॉशरूम जाना है, उसके लिए आपको 5 मिनट का वेट करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। उसकी बात सुनकर वीरेन और शालिनी दोनों एक पल के लिए हैरान रह गए, पर दूसरे ही पल उनके चेहरे किसी गुलाब की तरह खिल गए। उन दोनों को लगा था कि माया कहीं बाहर जा रही है, पर माया तो बाहर नहीं, बस वॉशरूम जा रही है। इसका एहसास होते ही उनके फेस पर स्माइल आ गई। अब उनके लिए 5 मिनट भी बहुत भारी होने वाले थे। शालिनी नकली का मुस्कुराते हुए बोली, ही माया बेटा, जल्दी जाओ और जल्दी से आ जाओ, वरना लेट हो जाएगा। ये सुनते ही माया ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा दिए। माया को लिफ्ट की तरफ जाता देख वीरेन और शालिनी ने एक राहत की सांस ली। उन दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर दोनों ही गंदी सी स्माइल करने लगे। इधर माया लिफ्ट के पास खड़ी उन दोनों को ही देख रही थी। उनकी वो मुस्कुराहट देख माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि बाद में तो मातम मनाना ही है।
यहाँ कंपनी के शेयर नाम होने की खुशी नहीं बल्कि किसी की मौत का मातम मनेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अलग सी ही नफरत उभर आई थी। माया ने अपने हाथ की मुट्ठी खोल अपनी हथेली की तरफ देखा जिसमें एक छोटी सी सुई थी। माया मुस्कुराते हुए बोली, बस एक नीडल और उसके बाद सारा खेल खत्म। ये बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा सेकंड फ्लोर पर बने वॉशरूम के बंद डोर को देखा और फिर वो तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। क्या आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। रिवांश अपनी जगह खड़ा गुस्से से माया को जाते देखता रह गया। वो अपने हाथों की मुठिया कस के बंद करते हुए बोला, माया खुराना, तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक जैसे हो। तुम दोनों को बस लोगों के इमोशन के साथ खेलना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है तुम्हें। बोलकर वो गुस्से से बाहर चला गया। इधर माया दूसरी तरफ जा रही थी लेकिन तभी उसके सामने वीरेन और शालिनी आकर खड़े हो गए, जिससे माया के चलते कदम रुक गए और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों को देखने लगी। वीरेन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अरे माया बेटा, चलो केक कटिंग का टाइम हो गया है। सारे मेहमान तुम्हारे केक कट करने का वेट कर रहे हैं। ये बोलते हुए वे दोनों माया को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी स्माइल के पीछे की छुपी वजह को माया अच्छे से जानती थी। माया केक कटिंग के बाद अभिमान की कंपनी के 50% शेयर दिया के नाम करने वाली थी, जिसके लिए वीरेन और शालिनी उसके केक कट करने के लिए उतावले हो रहे थे। माया ने कुछ पल वीरेन और शालिनी को देखा और फिर मुस्कुरा कर बोली, शिव छोटे मॉम डैड, केक कट करना ही है, लेकिन आपको और बाकी के मेहमानों को केक कटिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट। ये बोलते हुए उसने एक नज़र सेकंड फ्लोर पर वॉशरूम की तरफ जा रही दिया को देखा और फिर वापस वीरेन और शालिनी को देखने लगी। माया की बात सुनकर उन दोनों का चेहरा एकदम से उतर गया। शालिनी पैनिक करते हुए बोली, क्यों बेटा, वेट क्यों करना है, केक कटिंग का टाइम हो गया है। तभी माया बीच में बोला, वो एक्चुअली छोटी मॉम, मुझे वॉशरूम जाना है, उसके लिए आपको 5 मिनट का वेट करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए उसके होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। उसकी बात सुनकर वीरेन और शालिनी दोनों एक पल के लिए हैरान रह गए, पर दूसरे ही पल उनके चेहरे किसी गुलाब की तरह खिल गए। उन दोनों को लगा था कि माया कहीं बाहर जा रही है, पर माया तो बाहर नहीं, बस वॉशरूम का रही है। इसका एहसास होते ही उनके फेस पर स्माइल आ गई। अब उनके लिए 5 मिनट भी बहुत भारी होने वाले थे। शालिनी नकली का मुस्कुराते हुए बोली, ही माया बेटा, जल्दी जाओ और जल्दी से आ जाओ वरना लेट हो जाएगा। ये सुनते ही माया ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा दिए। माया को लिफ्ट की तरफ जाता देख वीरेन और शालिनी ने एक राहत की सांस ली। उन दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर दोनों ही गंदी सी स्माइल करने लगे। इधर माया लिफ्ट के पास खड़ी उन दोनों को ही देख रही थी। उनकी वो मुस्कुराहट देख माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीमी सी आवाज में बोली, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि बाद में तो मातम मनाना ही है। यहाँ शेयर नाम होने की खुशी नहीं बल्कि किसी की मौत का मातम मनेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अलग सी ही नफरत उभर आई थी। माया ने अपने हाथ की मुट्ठी खोल अपनी हथेली की तरफ देखा जिसमें एक छोटी सी सुई थी। माया मुस्कुराते हुए बोली, बस एक इंजेक्शन और उसके बाद सारा खेल खत्म। ये बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा सेकंड फ्लोर पर बने वॉशरूम के बंद डोर को देखा और फिर वो तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। कुछ देर बाद लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर आकर रुकी। माया लिफ्ट से बाहर आई और उसने सीधे अपने कदम सामने वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। नीचे सब पार्टी को एंजॉय करने में बिजी थे, इसलिए किसी ने माया पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक शख्स जिसकी नजरें पूरी पार्टी में सिर्फ माया पर टिकी हुई थी, माया को वॉशरूम में जाते देख वो तिरछा मुस्कुरा दिया। आग्नेय तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो मेरी शेरनी अपना शिकार करने गई है। वेल अच्छा है, आगद मेहरा चारों तरफ से बर्बाद होगा। ये बोलते हुए आग्नेय ने अपना ड्रिंक का ग्लास चेयर पर रखा और फिर एक नजर आगद को देखकर उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। आग्नेय पार्किंग एरिया में आया और अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। कुछ देर बाद आग्नेय की कार एक जगह आकर रुकी। आग्नेय ने विंडो से बाहर सामने खड़ी बड़ी सी बिल्डिंग को देखा जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। वो बिल्डिंग 60th फ्लोर थी जिसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लाइटिंग अक्षरों में मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था, जो रात के अंधेरे में भी तारों की तरह चमक रहा था। आग्नेय की नजरें मेहरा नाम पर टिकी हुई थी।
वो कार से बाहर आया और कार के बोनट पर बैठकर चुपचाप उस बिल्डिंग को देखने लगा। तभी अचानक उसके फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए काउंट करते हुए बोला 1 2 3। उसके इतना बोलते ही एक जोर का धमाका हुआ और कुछ देर पहले दिखने वाली वो खूबसूरत सी बिल्डिंग आग की लपटों में घिरकर आग में जलने लगी। आग्नेय की आंखें उस जलती हुई बिल्डिंग को देख रही थी। तभी अचानक से वो बोला, आगद मेहरा, 1 साल पहले तुमने मेरा छोटा सा नुकसान किया था, लेकिन अब मैंने जो किया है उसके बाद तो तुम सड़क पर आ जाओगे। कहा था ना कि आग्नेय वालिया अपना बदला नहीं भूलता है, उसे सूट समेत वापस लौटता हूँ। बोलकर अचानक ही आग्नेय जोर से हंसने लगा। सामने आगद की सारी कमाई, उसका बिजनेस, सालों की मेहनत, सब कुछ जल रहा था और इन सब से अनजान आगद पार्टी में ड्रिंक एंजॉय करते हुए माया के बारे में सोच रहा था कि अब फिर से उसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए, कैसे उसका घमंड तोड़ा जाए, उसे अपने सामने पहले की तरह कैसे झुकाए। यही सब सोचते हुए वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। इधर माया ने झटके से वॉशरूम का डोर ओपन किया और उसकी नजरें सीधे सामने मिरर के सामने खड़ी दिया पर पड़ी, जो अपना टचअप कर रही थी। वॉशरूम का डोर ओपन होने की आवाज सुनकर दिया ने सर उठा मिरर में अपने पीछे खड़ी माया को देखा, जो उसे देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। माया को देखते ही एक पल के दिया चौंक गई, पर दूसरे ही पल वो माया की तरफ पलटते हुए बोली, माया तुम यहाँ? तभी माया बीच में बोली, क्यों लेडीज वॉशरूम के अंदर मैं नहीं आ सकती हूँ क्या? ये सुनते ही दिया झट से बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। माया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते हुए बोली, तो क्या कहना चाहती थी तुम? खेल ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मेरी मॉम को किसने मारा था? गलत जवाब मत देना, क्योंकि सही आंसर मुझे पता है। मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये बोलते हुए माया की आंखें लाल हो चुकी थी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। गलत जवाब मत देना, क्योंकि सही आंसर मुझे पता है, मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये बोलते हुए माया की आंखें लाल हो चुकी थी। उसका सवाल सुनकर दिया का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी सी यादें चलने लगी। फ्लैशबैक 1 महीने पहले माया का अपार्टमेंट। आरशी इस वक्त किचन में माया के लिए कुछ बना रही थी और अभिमान सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप में ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। तभी अचानक बाहर डोर बेल की आवाज उनके कानों में पड़ी, जिसे सुनते ही अभिमान जी ने सर उठा डोर की तरफ देखा और फिर खड़े होकर डोर ओपन करने के लिए चले गए। आरशी ने किचन में से बाहर की तरफ झांकते हुए अभिमान की तरफ देखकर कहा, कौन है अभिमान जी? माया आ गई है क्या? अभी मैंने उसकी पसंद का गाजर का हलवा भी नहीं बनाया है और वो आ भी गई। मुझे लगा था मैं उसे सरप्राइज दूंगी, लेकिन वो तो शायद पहले ही आ गई है। ये सुनते ही अभिमान जी ने सर घुमा आरशी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, कोई नहीं आरशी जी, फिर कभी सरप्राइज दे देना। ये बोलते हुए उन्होंने डोर ओपन कर सामने देखा और सामने खड़े लोगों को देखते ही उनकी स्माइल एकदम से गायब हो गई। वे हैरानी से सामने खड़े वीरेन, कामिनी, दिया, नीलिमा और आगत को देख रहे थे, जो एक साथ डोर पर खड़े उन्हें ही देख रहे थे। अभिमान जी हैरानी से बोले, भाई साहब, भाभी, आप सब यहाँ? तभी नीलिमा बीच में बोली, क्यों हम यहाँ नहीं आ सकते हैं? अब तुम लोगों से मिलने के लिए हमें भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये सुनते ही अभिमान जी तुरंत बोले, नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी आपका ही घर है और आपको हमसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आइए अंदर आइए। ये बोलते हुए वो डोर के सामने से हट गए। आरशी, जिसकी नजरें डोर की तरफ देख रही थी, उसे वीरेन, नीलिमा सब नहीं देख रहे थे। कौन है अभिमान जी? आप इतनी देर से यही खड़े हैं? आरशी अपने हाथ वॉशिंग में धोकर बाहर आते हुए बोली। तभी अचानक से उसकी नजरें सामने खड़े वीरेन और बाकी सब पर पड़ी, जिन्हें देखते ही वो एकदम से हैरान रह गई। वो हैरानी से बोली, दीदी, भाई साहब। ये बोलते हुए वो अभिमान के पास आकर खड़ी हो गई। नीलिमा और बाकी सब भी अर्शी को देख रहे थे। इस वक्त उनके चेहरे पर कुटिल स्माइल छाई हुई थी, जिसे अर्शी और अभिमान नहीं देख पा रहे थे। दिया और आगत साथ में खड़े पूरे अपार्टमेंट को देख रहे थे। तभी नीलिमा अंदर आते हुए बोली, हाँ, हमें तुम दोनों से कुछ बात करनी थी, इसलिए यहाँ पर आए हैं। ये बोलते हुए वो अंदर आ गई और उसी के पीछे बाकी सब भी अंदर आ गए। आरशी धीमी सी आवाज में बोली,
क्या बात करनी है आपको? अगर आप माया के बारे में कुछ कहना चाहती है तो मैं उसकी तरफ से पहले ही आपसे माफी मांगती हूँ। वो बच्ची है प्लीज। तभी कामिनी आरशी की बात बीच में काटते हुए बोली, क्या समंदन जी, आपकी छोटी बहन में तो इतने भी मैनर्स नहीं है कि वो एक बार आपकी बात सुन ले, हम सबको बैठने को कहे। अच्छा हुआ जो मैंने अपने आगत के लिए माया को पसंद नहीं किया, वरना जैसी माँ वैसी ही बेटी होगी। ये सुनते ही अर्शी एकदम से चुप हो गई और उसने हैरानी से कामिनी की तरफ देखा जो अजीब नजरों से उसे ही देख रही थी। आरशी हल्की सी आवाज में बोली, आई एम सॉरी, आइए बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये बोलते हुए उसने उन सबको सोफे की तरफ बैठने का इशारा किया और फिर वो किचन में चली गई। अर्शी के किचन में जाते ही उन सबके चेहरों पर अजीब सी स्माइल आ गई। वीरेन और नीलिमा सामने लगे सोफे पर बैठ गए और आगद, दिया एक साथ साइड में लगे सोफे पर बैठ गए। कामिनी सिंगल सोफे पर बैठ गई। अभिमान ने कुछ पल उन सबको देखा और फिर वो उनके सामने सिंगल सोफे पर बैठ गया। बोलिए भाई साहब, क्या बात करनी थी आपको? अभिमान ने वीरेन की तरफ देखकर पूछा। वीरेन का सवाल सुनकर वीरेन के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बिजनेस से रिलेटेड तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मुझे अपना भाई समझते हो ना, तो अपने बिजनेस का 50% मेरे नाम कर दो और 20% मेरी बेटी दिया के नाम, बाकी के 30% तुम माया के नाम कर देना, जिससे थोड़ा सा फायदा हमारा भी हो जाएगा। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर के पीछे से कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें सामने टेबल पर रख दिया। उसकी बात सुनकर और उन पेपर्स को देखते ही अभिमान एकदम से हैरान रह गए। इधर आरशी जो चाय लेकर अभी किचन से बाहर निकली थी, उसने भी वीरेन की बात सुन ली थी, जिसे सुनते ही वो भी एकदम से हैरान रह गई। अभिमान हैरानी से बोले, ये आप क्या बोल रहे भाई साहब? मैं अपना बिजनेस आपके नाम पर कैसे कर सकता हूँ? मैं मेरा सारा बिजनेस अपनी बेटी माया के नाम करूंगा, पर हाँ, अगर आप चाहते हो तो मैं अपनी कंपनी के 10% शेयर दिया के नाम कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही वीरेन ने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। वो गुस्से से तेज आवाज में बोला, क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते हो जो ऐसा बोल रहे हो? हम कौन सा तुम्हारा तुमसे सारा बिजनेस मांग रहे हैं, बस 50% ही तो बिजनेस मांग रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम और आरशी इन पेपर्स पर साइन कर रहे हो। ये बोलते हुए उसने एक बार टेबल पर रखे पेपर्स को देखा और फिर वापस अभिमान को देखने लगा। उसकी बात सुनकर अभिमान को भी गुस्सा आना लगा था। वो तुरंत सोफे पर से खड़े होते हुए बोले, भाई साहब, आपको 50% थोड़ा ही लगता है क्या? मैंने अपना बिजनेस अपनी माया के लिए शुरू किया था और हम अपना सारा बिजनेस माया के नाम ही करेंगे। ये बोलते हुए अभिमान की आवाज काफी तेज थी, जिसे सुन एक पल के लिए सब हैरान रह गए, क्योंकि आज पहली बार था जब अभिमान ने वीरेन के सामने ऊंची आवाज में बात की थी, वरना अभिमान ने वीरेन के सामने अपना सर तक नहीं उठाया था। आरशी ने जल्दी से चाय की ट्रे को टेबल पर रखा और अभिमान के पास आकर उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए बोली, अभिमान जी प्लीज शांत हो जाए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। सारे लोग सोफे पर बैठे गुस्से से अर्शी और अभिमान को देख रहे थे। तभी आगद सोफे पर से खड़े होते हुए बोला, रिलैक्स अंकल, अगर आपको अपना बिजनेस वीरेन अंकल के नाम नहीं करना है तो मत कीजिए, आप पर कोई प्रेशर नहीं है। वैसे माया कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? ये बोलते हुए उसकी नजरें चारों तरफ माया को ढूंढ रही थी, पर माया यहाँ नहीं थी तो कहाँ से नजर आती? आगद की आवाज सुनकर सबने उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा नॉर्मल नजर आ रहा था, पर उस नॉर्मल चेहरे के पीछे छुपा एक हैवान का चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था। आगद को नॉर्मल देखकर कामिनी, वीरेन और नीलिमा एकदम से हैरान रह गए। वही दिया मुस्कुराते हुए आगद को देख रही थी। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो अभिमान और आरशी के साथ बहुत गलत साबित होने वाला था। अभिमान भी आगद को देख रहे थे। वे उसके सवाल का जवाब देते हुए बोले, माया यहाँ नहीं है, वो बाहर किसी काम से गई हुई है। ये सुनते ही दिया की स्माइल और गहरी हो गई। दिया सोफे से खड़ी हुई और अभिमान और आरशी को देखते हुए बोली, छोटे मॉम डैड, आई एम सॉरी। मॉम डैड की तरफ से आपसे मैं माफी मांगती हूँ। अगर आपको अपना बिजनेस माया के नाम करना है तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। ये बोलते हुए वो अर्शी के सामने आकर खड़ी हो गई और एकदम से अर्शी के गले लगकर बोली, छोटी मॉम, मैं तो यहाँ आपसे मिलने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था हमारी ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी। मुझे लगा था आप दोनों आराम से अपनी मर्जी से अपना बिजनेस हमारे नाम कर देंगे, पर आपको तो प्यार की भाषा समझ ही कहाँ आती है जो अभी आएगी।
ये सुनते ही अभिमान और आरशी एकदम से हैरान रह गए। वे दोनों कुछ करते इससे पहले ही दिया ने अपनी कमर के पीछे से एक धारदार चाकू निकाला और अर्शी के गले लगे हुए ही उसकी पीठ में घोंप दिया। अगले ही पल आरशी की जोर की चीख निकल गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए। आरशी की चीख सुनकर अभिमान ने तुरंत उसकी तरफ देखा और अचानक ही उसकी नजर अर्शी की पीठ पर पड़ी जो पूरी खून से सनी हुई थी और कुछ खून की बूंदें उसके पैरों के पास नीचे गिरी हुई थी। अर्शी के साड़ी का पल्लू पूरा खून से भीग चुका था। उसने अपनी अधखुली आंखों से दिया को देखा जो उसे देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। इधर सब मुस्कुराते हुए दिया और आरशी को देख रहे थे। अभिमान जल्दी से आरशी के पास आने को होता है लेकिन तभी अंगद ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल सीधे उस पर चला दी। गन से निकली बुलेट अभिमान के सीने पर आकर लगी। अभिमान ने चीखते हुए अपना एक हाथ अपने सीने पर रख लिया और अगले ही पल वे घुटनों के बल फ्लो पर जा गिरे। अभिमान की चीख सुनकर अर्शी ने अपनी धुंधली आंखों से उनकी तरफ देखा और अभिमान को नीचे गिरे देख और उनके सीने पर लगी गोली को देखते ही उसकी आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। अर्शी अपना एक हाथ अभिमान की तरफ बढ़ाते हुए धीमी सी आवाज में बोली, अभिमान जी। उसने इतना ही बोला था तभी अचानक से एक बार फिर दिया ने अर्शी के पीठ से वो चाकू निकाल आगे उसके पेट में धंसा दिया। आरशी की एक जोर की दिल दहला देने वाली चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज गई और अगले ही पल वो भी घुटनों के बल नीचे गिर गई। उसने अपने एक हाथ अपने पेट पर रख लिया और उसकी नजरें अपने बगल में गिरे अभिमान को देख रही थी। अभिमान की नजरें भी अर्शी पर ठहरी हुई थी। उसे देखते हुए अभिमान की आंखों से आंसू बहकर नीचे फ्लो गिर रहे थे। वीरेन, नीलिमा, कामिनी, आगद और दिया सब जोर से हंसते हुए अभिमान और आरशी को देख रहे थे। तभी वीरेन अपनी जगह से उठा और अपनी कमर के पीछे एक चाकू निकाल वो अभिमान के पास आ गया। वीरेन अभिमान के पास नीचे बैठा और जोर से चाकू को अभिमान के पेट में घोंपते हुए बोला, तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था पर तुम्हारे बिजनेस के लिए मुझे तुम्हें और तुम्हारी बीवी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने चाकू को और जोर से अंदर की तरफ घुसा दिया। अभिमान की जोर की चीख निकल गई और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लग गई। तभी नीलिमा सोफे पर से खड़े होते हुए बोली, वीरेन जी बस कीजिए, अब तो वैसे भी ये दोनों जिंदा नहीं बचने वाले हैं। वो माया यहाँ आ जाए इससे पहले निकल जाते हैं यहाँ से। ये बोलते हुए उसने अर्शी की तरफ देखा जिसकी आंखें अब तक बंद हो चुकी थी और शायद उसकी सांसें भी थम चुकी थी। मॉम ठीक कह रही है, निकलते यहाँ से वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, दिया ने वीरेन की तरफ देखकर कहा। उनकी बात सुनकर वीरेन खड़ा होते हुए बोला, हाँ ठीक कह रहे हो तुम सब, चलो चलते हैं यहाँ से। ये बोलकर वे सब बाहर निकल गए। बाहर आकर उन सब ने वही रखे पौधों के गमले को नीचे गिरा दिया और फिर अपनी कार में बैठ वहां से निकल गए। अभिमान की आंखें हल्की सी खुली हुई थी और वो उठने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका हाथ सामने रखी टेबल पर जा लगा जिससे वो टेबल नीचे गिरकर टूट गई और उस पर रखा सामान भी इधर उधर बिखर गया। अभिमान जी वापस नीचे गिर गए और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। फ्लैशबैक एंड दिया के दिमाग में यही सब यादें चल रही थी। तभी अचानक माया उसके पास आई और अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ याद आ रहा है मेरी बात सुनकर? मेरी मॉम को मारना याद आया तुम्हें? कैसे तुमने उनकी पीठ में चाकू घोंपकर मारा था, याद आया या फिर मैं याद दिलाऊं? ये बोलते हुए माया ने एकदम से दिया के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। अगले ही पल दिया की जोर की चीख निकल गई और उसने तुरंत माया की तरफ देखा जिसकी आंखें एकदम खतरनाक हो रखी थी और आज उन आंखों में दिया को खुद की मौत नजर आ रही थी। दिया माया के उस हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो माया तुम, मैंने क्या किया है? अभी उसने इतना ही बोला था तभी अचानक माया ने उसे वॉल की तरफ धक्का दे दिया। माया के धक्का देने से दिया संभल नहीं पाए और उसका सर वॉल से जा लगा। अगले ही पल उसकी जोर की चीख निकल गई और उसके सर से खून बहने लगा। उसने तुरंत अपना सर पकड़ लिया। तभी माया उसके पास आई और पीछे से उसके बालों को पकड़ उसका सर वापस वॉल पर मारते हुए तेज आवाज में बोली, आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।